अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट एमडी हुसैन प्रीशियस टॉक के साथ। आज हमारे साथ मेहमान हैं USTL मनाई और मेंबर पॉन या हैदर जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। सबसे पहले सर हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, हमें हमारी जो नाजरीन हैं उसको सबसे पहले अपनी इब्तदाई जो एजुकेशन के हवाले से बता दें। आप यूएस विज़िट कर चुके हैं, तो इससे पहले आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड था उस हवाले से थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियानत मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी मैंने स्टार्ट की थी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस जुटियाल से। फिर कुछ हालात के पेश नज़र वालिद साहब मेरे एक आर्मी में कैंटीन चलाते थे, तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए एबटाबाद और मानसरे में कुछ अरसे रहे। तो इस वजह से हम सारे फैमिली वहाँ पर चले गए। तो उससे ऑनवर्ड जो मेरी एजुकेशन है मानसरे से रही है, और मास्टर्स मैंने हज़ारा यूनिवर्सिटी से किया है, MBA फ़ाइनेंस में। तो इस तरह मैंने फिर बाद में B.Ed वगैरह प्रोफेशनल जो लाइफ थी उसमें आने के बाद मैंने B.Ed वगैरह किया, और इस तरह मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एंटर हुआ। अच्छा, ये टी प्रोग्राम के हवाले से और उसको अप्लाई करने का जो कहाँ से आपको जो है इंफॉर्मेशन मिली, तो पहले नाज़रीन को टी प्रोग्राम के बारे में बता दें, फिर उसके बाद आपको टी प्रोग्राम में अप्लाई करने का ख्याल कैसे आया, तो सुनने वालों को ये बता दें ताकि रहनुमाई फरमाएँ। इसका ऐसे हुआ कि पहले आपको मैंने बताया कि मैं MBA हूँ। तो एजुकेशन से फ़ारिग होने के बाद मैं कुछ मुख्तलिफ़ बैंक्स में, सोसाइटीज़ में मैं काम करता रहा थोड़ा सा अरसा। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी मेरा कि टीचिंग, घर के पास एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था, कराकरुम पब्लिक स्कूल, वहाँ पर मैं टीचिंग करता रहा हूँ। उसके बाद जो ही मैंने अप्लाई किया गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गई एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर। तो जो ही मैं एंटर हुआ तो वहाँ पर मेरे एक सीनियर टीचर थे, अभी भी हैं माशाल्लाह, बड़े टैलेंटेड हैं, लतीफ़ अहमद बेग साहब। तो वो इंग्लिश के टीचर थे हमारे स्कूल में, हाई स्कूल नंबर 1 में। तो मुझे पता नहीं था कि ये क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, US जा रहे हैं, ये मुझे पता था। तो जो ही वो वापस आए तो उनसे मैंने गाइडेंस ली कि ये कैसा प्रोग्राम है, किस तरह जाया जाता है और किस तरह सिलेक्शन होती है। तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो टी प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये स्पॉन्सर करता है US एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान के टीचर्स के लिए, और हर साल ये अनाउंस होता है, डिफरेंट स्लॉट्स रखते हैं कि हमने कितने टीचर्स रखने हैं। वो शुरू में ही आपको बता देते हैं कि कितने टीचर्स हमने लेके जाने हैं। उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि टीचर हो, सिंपल ग्रेजुएट हो, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है सिंपल ग्रेजुएट हो, और इंग्लिश पढ़ाता हो। हमारे दौर तक ये था कि वो सेकेंडरी लेवल तक, मतलब मैट्रिक तक वो इंग्लिश पढ़ाता रहा। तो जो ही हम वापस आए तो उन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया कि प्राइमरी लेवल तक भी जो अगर इंग्लिश पढ़ाता है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हर साल अनाउंस होता है, तो इसको अप्लाई करने के वो अनाउंस करते हैं, फिर हमने अप्लाई करना होता है वो आपको। अच्छा, जो ये टी प्रोग्राम जो है पर्टिकुलर गिलगित बल्तिस्तान के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए है, और क्या अगर पूरे पाकिस्तान के लिए तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए इसमें कोई कोटा सिस्टम वगैरह है या नहीं है, कोई मकसद? इनका बड़ा अच्छा निज़ाम है। वो ऐसे करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए रखते हैं, लेकिन बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं और वो डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स गिलगित से सेलेक्ट हो जाएं या सारे टीचर पंजाब से हों, इस तरह नहीं करते। वो लोग हर प्रोविंस को डिवाइड करके बस उन्होंने रखा होता है कि हमने इतने लोग यहाँ से लेने हैं, इतने लोग यहाँ से लेने हैं, डिवाइड करके वो लोग लेते हैं हर रीजन से। तो गिलगित बल्तिस्तान भी उन्हीं में से एक रीजन आता है जिससे सिलेक्शन होती है। अच्छा, ये एक और सवाल पर्टिकुलर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करेंगे। तो इस टी प्रोग्राम में अप्लाई करते हुए आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो इंग्लिश नहीं था। एकेडमिकली मैं MA इंग्लिश नहीं था, मैं मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन था। तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो मेरे लिए यही था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हर बंदे को अप्लाई करने का मौका दिया था, जो केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, जिसने कोई उर्दू में किया हुआ है या किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है, ये पढ़ा रहा। बस लाजमी है कि उसने इंग्लिश पढ़ाया हो,
ताकि अप्लाई करते हुए वहाँ पर पूरे आपके स्कूल का टाइम टेबल जो होता है उसको हमने मेंशन करना होता है कि ये टीचर ये पढ़ा रहा है। तो इसमें सबसे पहला मसला तो ये था कि मेरा कोई इंग्लिश का एकेडमिकली बैकग्राउंड नहीं था, तो थोड़ा सा मुझे ये शौक़ था कि शुरू से मेरा ये शौक़ रहा कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ाऊँ और कुछ इंग्लिश सीखूँ, तो ये मेरे लिए एज था। तो इस बेस पर मैंने वो जो उन्होंने फॉर्म दिया होता है उसको फिल करना होता है, फिल किया। उसमें एक पोर्शन होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसे आप कहते हो, उसके बेस पर वो सिलेक्शन करते हैं। तकरीबन 70 to 80% आप सेलेक्टेड हैं अगर पहले ही उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टलिस्ट हो गया पहले ही अप्लाई करते हुए। फिर नेक्स्ट स्टेप उनका ये था कि इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया है। मसलन पूरे पाकिस्तान से हज़ारों ने किया होता है, उनमें से मसलन हमारा जो टाइम था उसमें 50 टीचर्स को वो लेके जा रहे थे। तो 50 टीचर को ले जाने के लिए वो तकरीबन 100+ टीचर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद सबसे जो मुश्किल स्टेज था वो टोफल टेस्ट था। टोफल और आइल्स सेम ही हैं, लेकिन ग्रेडिंग में उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा मेरे लिए ज़रा चैलेंजिंग यहाँ पे आपने बात की इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मोटिवेशन लेटर जो होते हैं या पर्पस स्टडी या जो आप प्रपोजल देते हो उसके अंदर कौन से बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए कि आगे आप जो स्कॉलरशिप ग्रहण करने के लिए आसानी हो? जी, उसमें आपने ये करना है कि उन्होंने ख़ास क्वेश्चंस फिर भी वो ओवरऑल आप पर नहीं छोड़ते हैं कि आपने पूरा का पूरा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। उसमें उन्होंने डिवाइड किए थे डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो उस क्वेश्चन के लिहाज से बिल्कुल न्यूट्रल होकर बिल्कुल रियलिटी आपने बतानी है उसमें, तो उसमें बड़ा वो इम्प्रेस होते हैं। क्योंकि थोड़ा सा एग्जेजरेट करके हम लोग अपने से कोई बात उसमें लगा देंगे तो वो फिर एजुकेशनिस्ट होते हैं ज़रा, तो वो पकड़ लेते हैं। तो उसमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर रियलिटी आपने मेंशन करना था। उसमें मुझे सवाल ये पूछा था कि आपके स्टूडेंट्स का जो लेवल है उनका बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह के मसाइल हैं उनके, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात थे। अच्छा, जैसे कि आपने बता दिया यहाँ पे ये जो टीचर्स, अब यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर हैं जी, मुख्तलिफ NGOs के अंदर भी टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट भी है। तो क्या सिर्फ इसमें गवर्नमेंट के टीचर अप्लाई कर सकते हैं या अगर कोई NGO टाइप के जो स्कूल्स हैं उनके टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यह है कि 2 किस्म के टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, या तो वो गवर्नमेंट सेक्टर का टीचर हो और फाउंडेशन स्कूल या कम्युनिटी स्कूल, वो ऐसे कहते हैं। फाउंडेशन स्कूल मींस ऐसा स्कूल जो बहुत कम फीस लेती हो या न लेती हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। मसलन AKS है, इनके जो टीचर्स हैं ये हैं रीड फाउंडेशन, इस तरह के स्कूल सिस्टम, इस तरह के टीचर्स। आपके पब्लिक स्कूल, हम गिलगित की बात करें तो पब्लिक स्कूल एंड जुटियाल के टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह 3 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर के जो NGO टाइप के या कम्युनिटी बेस्ड स्कूल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो टी प्रोग्राम, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। आपने कहा यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेजेस की बात की, आपने कहा टफल टेस्ट होता है, आइल्स होता है, तो ये टफल और आइल्स के बारे में थोड़ा सा उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं वो बता दें थोड़े से। बेसिकली टोफल और आइल्स जो है वो आपके 4 इंटीग्रेटेड स्किल्स का टेस्ट होता है। वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज उसके हवाले से होता है। उसमें सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट होता है। ये 4 पोर्शंस होते हैं, 3 घंटे का टेस्ट होता है। आइल्स और टोफल में फ़र्क ये है कि इनके आइल्स जो होता है उसमें बैंड्स होते हैं, 9 बैंड्स होते हैं, उसमें से आपने लेने होते हैं। उन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट होती है कि कितने आपने लेने हैं। मसलन आपने 6 बैंड लेने हैं, 7 लेने हैं, बैंड हिसाब होता है आइल्स में, जबकि टोफल में स्कोर का हिसाब होता है। अच्छा, इसमें जो 9 बैंड है आइल्स का, उसमें मिनिमम कम से कम कितना जो बैंड वाला जो एलिजिबल है? कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे पर्टिकुलर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि अब इसमें यानी कौन सा बैंड वाला जो है पाकिस्तान के अंदर तो रिक्वायरमेंट नहीं है। ये
कंट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट, मसलन ऑस्ट्रेलिया मैं है। ये कह रहा हूँ कि आप यूएस के लिए आप जा रहे हैं जी। लाजमत पहले आप आइल्स को क्लियर कर लेंगे, उसमें जो बैंड पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है कितना बैंड ले लेगा? ओवरऑल सबके लिए सेम होता है, वो चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, किसी और मुल्क का हो, तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। मसलन जर्मनी में आप जाएं, वहाँ पर बाज़ यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम जो बैंड मांगते हैं वो 6 मांगते हैं, और कुछ में 6.5 है, 7 तक भी है। कनाडा में 7 और 6.5 से नीचे मेरे ख्याल में एलिजिबल बंदा नहीं होता है। अच्छा, और टोफल के बारे में आपको बताता चलूँ, इसमें बैंड नहीं होता, इसमें 120 स्कोर होते हैं। इस स्कोर में से मिनिमम 80, 70 इस तरह रखते हैं वो लोग। यूनिवर्सिटी और चीज़ आपने कहा यहाँ के इसके अंदर 4 सेगमेंट्स हैं, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है। तो अगर उसमें से अगर एक बंदा जो है स्पीकिंग में पूरे ले लें, राइटिंग में पूरे ले लें और लिसनिंग में ले लें, एक में चौथा जो पार्ट है उसमें कम ले लें, एवरेज सबको पास करना ज़रूरी है या ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसा तो एक में अगर आपके मार्क्स कम आ जाएंगे तो दूसरा जो आपका पार्ट है वो बिल्कुल इफेक्ट होगा उससे। तो इसमें एवरेज मार्क लगेंगे दोनों में, तीनों ग्रेडिंग जो होगी वो एवरेज लगा देंगे। अगर सपोज़ करो बैंड आपको चाहिए 6, जी, आपने स्पीकिंग में 0 लिए हैं, बाकी मिला के अगर बैंड 6 बन जाता तो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल 6 बैंड अगर हो जाता है, आपने 4 सेगमेंट्स में से आपने 3 में 6 लिया है, एक में 5.5 लिया, तो ओवरऑल आपका 6 नहीं रहेगा। नहीं, बाकी में अगर 9 लिए हैं बैंड्स, एक में 0 लिए हैं, तो फिर एवरेज बिल्कुल एवरेज में आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हर एक में आपने लेने हैं। बिल्कुल। तो यानी एक फेल हो गया तो उसका यानी फेल का कांसेप्ट यहाँ पे नहीं है, एवरेज आपके पास 6 बैंड होना चाहिए। बात करें जो स्टेजेस थे यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, तो हर स्टेज टोटल इसमें कितने स्टेजेस थे और हर स्टेज के बाद आपको इन्फॉर्म कैसे किया जाता था? इसमें थोड़े से स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है उनके लिए थोड़ा सा मसला होता था कम्युनिकेशन के हवाले से। इसमें 5 स्टेप थे मेरे ख्याल में, अभी मेरे जहन में एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 5 स्टेप्स थे। 5 में सबसे ये था कि वो अनाउंस करते थे। पहला स्टेप ये था, उसमें आपने फॉर्म डाउनलोड करके आपने जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं वो सारा फिलअप करके अपने हेड्स वगैरह डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे आपने सिग्नेटरी लेके अप्लाई करना होता है। पहला स्टेप, उसमें से शॉर्टलिस्टिंग होती है। दूसरा स्टेप, उसमें जो कामयाब होता है उसकी शॉर्टलिस्टिंग करते हैं वो लोग इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इस्लामाबाद में कहीं रखते हैं, किसी होटल में, सरीना हो गया, रमादा हो गया, इस तरह मुख्तलिफ अच्छे होटलों में वो लोग प्रोग्राम रखते हैं। शॉर्टलिस्टिंग में ये होता है कि एक बंदा यूएस एम्बेसी की तरफ से होता है, एक जो पाकिस्तान में। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोग्राम में। इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बल्कि 4 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद, जो ओवरऑल आपको फैसिलिटेट करती है। दूसरा, वो किसकी मदद से ये प्रोग्राम पाकिस्तान में स्प्रेड करते हैं, लेके आते हैं, वो रिलो एक डिपार्टमेंट है, वो भी यूएस एम्बेसी के अंदर ही है। रिलो रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग उनसे वो प्रोग्राम लेते हैं, आगे फिर फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको देते हैं कि आप लोग ये रिक्रूटमेंट करें या सिलेक्शन करें, कितने टीचर्स आपने लेके जाने हैं, किस तरह से लेके जाने हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो यूएस के अंदर, जिस तरह इधर एक रिलो के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह आपको फैसिलिटेट यूएस में जब आप सेलेक्ट होके जाते हैं वो लोग करते हैं। वो कोई यूनिवर्सिटी होती है। तो इसमें होता ये है कि पैनल में, इंटरव्यू पैनल में यूएस एम्बेसी का एक बंदा होता है जो कंट्री मैनेजर जिसे कहते हैं, रिलो ऑफिस से एक ऑफ़िसर होता है, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक बंदा होता है, और एक कोई एलमनाई, पुराना कोई जो टी एलमनाई मेंबर है उसको भी बुलाते हैं इंटरव्यू में। फिर वहाँ से सिलेक्शन होती है। उसमें भी जो बंदा कामयाब हो जाता है फर्दर टोफल के लिए वो लेके जाते हैं। टोफल जैसे आपको मैंने पहले बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए यूएस में टोफल का टेस्ट देना लाजमी होता है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 60 मार्क्स लेने थे हमने 120 में से मिनिमम। तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने फ्लेक्सिबल रखा था। यूनिवर्सिटी में अगर स्टडीज़ के लिए जाते हो तो वो मेरिट थोड़ा सा हाई रखते हैं। तो मिनिमम 60, मेरे आई गेस 67 थे, 68 इस तरह कुछ थे मेरे मार्क्स। तो चौथा स्टेप हो गया इंटरव्यू के बाद टोफल।
उसके बाद यूएस एम्बेसी में आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है। तो हर स्टेप में थोड़ी सी झिझक भी होती है, मुश्किलात भी होते हैं। जो आप एक एक स्टेप क्लियर करते जाते हो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहता है, डेवलप होते रहता है। तो इस तरह 5 स्टेप्स होते हैं। फाइनली वीज़ा इंटरव्यू में भी बहुत चांसेस होते हैं कि आपको रिजेक्शन करें, लेकिन वजह नहीं बताएंगे कि आपको किस वजह से वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया इतनी लंबी प्रोसेस हैं। यहाँ से आप गिलगित से एक बंदा ट्रैवल करता है, इस्लामाबाद जाता है, मेरिट होटल, सरीना होटल, फिर आपके पास आपने कहा टफल आइट्स, इतनी जो हाई जो फ़ी है या अलाउंसेस हैं वो खुद आप पे करते हो या यूएस जो टी प्रोग्राम? अच्छा सवाल है ये। स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताऊँ, स्कॉलरशिप होता ही ये कि खुसूसन हमारा जो प्रोग्राम था टी प्रोग्राम, टीचिंग एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम, इसमें वी डोंट नीड टू स्पेंड अ सिंगल पेनी। आपको 1 रुपये की भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपका यहाँ से जहाज़, इवन आपका बाय एयर टिकट वो ख़ुद कंफर्म करवाते हैं। एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपको गाड़ी वहाँ से पिक करती है, होटल लेके जाते हैं। मतलब आप अपने जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं टिल आप अमेरिका से पूरा प्रोग्राम करके कंप्लीट करके आप वापस घर तक पहुँचने तक आपका कोई खर्चा नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मनी भी, पॉकेट मनी आपको अगर सिलेक्शन होने के बाद यूएस में जाते हैं तो वो कुछ प्रोवाइड करते हैं या कोई फिक्स अमाउंट? उसमें इस तरह था कि यहाँ से ट्रेवल करते हुए, यहाँ से यूएस जाते हुए उन्होंने हमें $100 दिए थे। वो भी स्पेंड नहीं होते, बस जेब में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि आपने ट्रेवल ही करना है। वहाँ यहाँ से एक कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी अबू धाबी या कतर, हमारी अबू धाबी थी, तो खाने पीने का आपको जहाज़ में आपको मिल जाता है, तो उस खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जाते हुए 100 ट्रैवलिंग एक्सपेंस के तौर पर देते, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वीकली हमें ख़र्चा वगैरह देते, स्टाइपेंड वगैरह, कुछ शॉपिंग के लिए, खाने के लिए। तो इस तरह। अच्छा, गिलगित के अंदर जो इंटरनेट और बिजली का इशू है, उससे आपके प्रोग्राम पे रिप्लाई लेट देना, वो इशूज़ कुछ बन गए या नहीं बन गए? मैं अपने बारे में बता दूं तो सच इस तरह की डिफ़िकल्टी मुझे नहीं हुई, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन रखते हैं पार्टिसिपेंट के साथ। वो इस तरह होता है कि मसलन उन्हें परसों आपको एक चीज़ अपलोड करनी, कोई डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, वो करते ऐसे हैं कि आपको मेल करके कॉल भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए मसाइल होते हैं जो थोड़े से गिलगित से भी थोड़े दूर, गिजर साइड, स्कर्दू साइड, नगर पर जहाँ पर सिग्नल्स नहीं होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है। तो एक सिटी में रहते हुए इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, इस टी प्रोग्राम के से आपने यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? पॉजिटिव ही ऑलमोस्ट तकरीबन पॉजिटिव, नेगेटिव तो मैं नहीं कह सकूँगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट जो प्रोग्राम था वो लर्निंग पर डिपेंड करता था। इसको हम 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं यूएस जाने के बाद। उसमें ये था कि एक हिस्सा ये था कि हमें जो टीचर्स थे उनको वर्जीनिया टेक स्टेट यूनिवर्सिटी थी, वर्जीनिया स्टेट में एक यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ पर पहला जो हाफ था, क्वार्टर का या हाफ का है, उसमें हमें यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर्स वगैरह हमें ट्रेनिंग देते थे। मतलब कैसे आपने बड़ी क्लासेस को डील करना है, बड़े जिसमें ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की हैं उनको कैसे डील करना है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के हमें टेक्निक्स, नए टेक्निक्स सीखने को मिले वहाँ से, उन प्रोफेसर से। एक हिस्सा तो ये था, वो लेक्चर्स हमें रहते थे, गेस्ट स्पीकर्स। दूसरा हिस्सा हमारा ये था कि स्कूल्स, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं या कोई किसी और स्कूल के टीचर्स हैं, तो असल फोकस हमारा जो था वो स्कूल था। तो दूसरा जो हिस्सा था उसमें हमें उन्होंने विज़िट कराया मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। तो उसमें से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, आप पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम या लेक्चर जो डेमोस्ट्रेशन है, वो और उसके लेक्चर डेमोस्ट्रेशन में कितना डिफरेंस आपको लगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर या इन्वॉल्व करें। क्योंकि हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उसके अंदर रहते हुए बेस्ट अपनी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट डिलीवर करें। जहाँ तक उनका सवाल है कि अमेरिकन जो स्कूल्स हैं उसमें, गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली जहाँ पर हमें लेके गए वो लोग, वहाँ पर जो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन है टीचर्स का बहुत ही अच्छा
फ्रेंडली माहौल में वो लोग डिलीवर करते हैं। उसमें होता ये है कि मैंने ये देखा कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे, एक स्कूल लेके गए, वहाँ पर 8th ग्रेड तक थे, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। बालों पर मसलन हम स्कूलों में करते हैं कि बाल छोटे करके आओ, यूनिफॉर्म पहन के आओ, ये हमारा सिस्टम है पाकिस्तान का। वहाँ पर इस तरह का नहीं था। वो बस जैसे रफ टफ होके घरों से स्टूडेंट आते हैं, बस सीधे क्लासों में जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि टी प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाज़रीन को आपने ब्रीफली बता दिया। अब आते हैं, आपने जो टूर के दौरान पाकिस्तान के अलावा आपके साथ जो ग्रुप में और किन किन ममालिक के जो पार्टिसिपेंट शरीक थे? जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए था। हर कंट्री के लिए अलग वो अनाउंस करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रीजन्स के जो टीचर्स हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। ये इसके अंदर इस प्रोग्राम से आपके अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आ गई, यानी कौन सी चेंजेस? इसमें सबसे बड़ी तब्दीली मैं अपने अंदर महसूस ये करता हूँ कि किसी भी न्यू इन्वायरमेंट में इंटर होके एब्जॉर्ब होना, उसको एक्सेप्ट करना। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मैंने अपने अंदर ली कि कैसे एडजस्ट होना है किसी भी डिफरेंट फर्स्ट टाइम किसी इन्वायरमेंट में आप एंटर होते हो, उसमें ख़ुद को कैसे एडजस्ट करना, ये चीज़। और दूसरी चीज़ टी से जो मुझे मिला वो टाइम के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट जी, अच्छा, वहाँ पे आप टी प्रोग्राम को अटेंड करके आए, तो ऐसे प्रोफेसर के साथ अभी भी आपके राबिते हैं या ख़त्म हो चुके हैं? जी बिल्कुल हैं, उनके साथ तो कोई नाम अगर बताना चाहें कि? तो उनका ये अमेरिकन जो लोग हैं बड़े फ्रेंडली और फ्रैंक किस्म के लोग होते हैं, बड़े जिंदा दिल टाइप के। तो वो थोड़ा सा फ़ख्र महसूस करते हैं कि कोई दूसरे रीजन का, कोई कंट्री का बंदा उनके साथ इन टच रहे। तो हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, वो फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी। अच्छा, हलाल फूड के हवाले से बता दें, वहाँ पे खाने के हवाले से मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? पूरे प्रोग्राम में ऐसे होता है कि हमारा जो शेड्यूल होता है, वो जो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होती है उनको दिया जाता है कि ये मुस्लिम हैं, ये चीज़ खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। तो वो बहुत हाईली केयर करते हैं हमारे फूड के हवाले से, हलाल हराम। लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा केयर करना होता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। अच्छा, किसी भी टूर में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे नए दोस्त मिल जाते हैं, तो अब कितने पूरे पाकिस्तान से कैसे दोस्त हैं जो अभी भी आपके साथ राबिते में इस प्रोग्राम में जो थे? हमारे जो ओवरऑल जो टीचर्स लेके गए थे वो 50 थे, लेकिन उन 50 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके, एक कोहर्ट 1, कोहर्ट 2, हम कोहर्ट 2 में थे। ऑलमोस्ट सब के साथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50% टीचर्स कांटेक्ट में हैं, तो बड़े अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इस टूर का कोई यादगार लम्हा? यादगार लम्हा ये था कि हमने एक मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि एक ऐसे मुल्क में हम जाएं। वहाँ पर हम गए, बहुत सारी चीज़ें सीखी और ये बहुत अच्छा मेमोरी हमारा। प्रोग्राम के जो नेक्स्ट ख्वाहिशमंद हैं, तो जो सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? स्पेशली टीचर्स के हवाले से मैं बात करूंगा कि वो उनको मैं इनकरेज करूंगा, स्पेशली ख़वातीन को। ख़वातीन बहुत ही सिक्योर हैं वहाँ पर, बिल्कुल बेझिझक होकर इस प्रोग्राम को अवेल करें और इंतज़ार करें। हर साल ये अनाउंस करते जाते हैं। मैं आपको दयानत आपको बाद में मैं एक मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन जो इसको चलाते हैं, उनके मैं आपको वेबसाइट्स और उनके नंबर्स आपको दूंगा। आप फ़र्दर उसको सोशल मीडिया पर आप चला लें, उनको नाज़रीन से आप इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। तो जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद थे US TL मनाई और पॉन मेंबर या हैदर। तो नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से लिंक्स हैं जिनके ज़रिए हम वहाँ ये स्कॉलरशिप को हंट कर सकते हैं। तो यहाँ सर का कहना था कि इसके अंदर जितने भी जो अखराजात आ जाते हैं वो US गवर्नमेंट पे करती है और ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर लें, ताकि करें वो ख़वातीन भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं बगैर किसी झिझक के, और क्योंकि वहाँ पे ये तमाम सहूलतें ये मैसर हैं। किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और गेस्ट के साथ देखते रहें DTV। अल्लाह हाफ़िज़।